विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, अभी आपका यूके ट्रिपल एससी का बीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम उत्तराखंड कर रहे थे। ठीक है, कल हमने चंदवंश तक किया, आज हमने क्या करना है, परमार पंवार राजवंश, गढ़वाल का परमार पंवार राजवंश। ठीक है, सबसे पहले 14वीं शताब्दी में जाते हैं। तो 14वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी गढ़वाल क्षेत्र में? जो गढ़वाल क्षेत्र था वो छोटे छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं, जिन्हें क्या बोला जाता था, खसिया लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, 52 ठकुरी राजाओं का शासन था यहाँ पर। अगर हम 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं का शासन था। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं के अपने अपने गढ़ बना रखे थे। नेगी जी का गाना भी सुना होगा आपने, 52 गढ़ों को देश, क्या सुना हुआ, वीर भड़ों को देश, सुना है? हाँ, चलो जी। फिर क्या है कि गुर्जर देश के पंवार वंशीय कनकपाल नामक युवक तीर्थाटन पर आए। गढ़ी राजा सोनपाल ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। किनके साथ? गुर्जर देश से पंवार वंशीय कनकपाल क्या आए, तीर्थाटन पर आए। तीर्थाटन बहुत प्राचीन समय से चल रहा है यहाँ पर, ये मत सोचना कि अब आ रहे हैं लोग। ठीक है, लेकिन पहले का तीर्थाटन अलग था। ठीक है, अब जो है वो पर्यटन ज्यादा है, तीर्थाटन कम है ना। पर चलो, तो गुर्जर देश के पंवार वंशीय कनकपाल तीर्थाटन पर आए। जो गढ़ी राजा सोनपाल थे उन्होंने क्या किया, कनकपाल का स्वागत किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। तो ये जो कनकपाल है इन्होंने 688 एडी याद रखना है आपने, ने चांदपुर गढ़ 52 गढ़ों में से एक ही गढ़ बचा हुआ है जिसके की जो थोड़ा सुरक्षित है, बाकी सब क्या हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो 688 एडी में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी। किसकी? परमार वंश की नींव रखी। 688 से अगस्त 1949 तक परमार वंश में कुल कितने राजा हुए? क्वेश्चन बनेगा, आंसर बोलने आपने 60 राजा हुए। कितने हुए? 688 से लेकर 1949 तक कुल कितने राजा हुए परमार वंश में? 60 राजा हुए। ठीक है, इसी वंश में अगर 37वें राजा देखें हम तो अजयपाल। 37वें राजा कौन थे? अजयपाल। देखिए भाई, 60 राजा की लिस्ट अगर देख सकते हो तो देख लीजिए, पर मैंने कहा मोटे मोटे पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि समय कम है। ठीक है, डिटेल में कभी फिर जब उत्तराखंड चल रहा होगा वहां पे बताऊंगा। फिलहाल 37वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? और मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या मांगता है, साक्ष्य मांगता है। क्या मांगता है? साक्ष्य मांगता है। और लिखित साक्ष्य हो, मुद्रा हो, सिक्का हो, कोई चीज, कोई ना कोई चीज हो, लेख हो, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो, है ना, शिलालेख हो, त्रिशूल लेख हो, ठीक है, मूर्ति पीठिका लेख, कुछ तो हो। ठीक है, तो इतिहास क्या मांगता है? साक्ष्य। तो 37वें राजा जो अजयपाल है उनसे पूर्व के राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अजयपाल ने अपने भुजबल से, भुजबल मतलब बाहुबल, ठीक है, भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गणपतियों को जीता। कितने? 51 गणपतियों को जीता। 52 गणों का देश था, 51 गणपतियों को जीता और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। तो गढ़ भूमि का एकीकरण करने वाले परमार शासक कौन थे? आंसर महाराजा अजयपाल। कौन? महाराजा बोले भाई, महाराजा अजयपाल। ठीक है, आपका इतिहास है गौरवमयी। इसने अपनी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी क्या किया, चांदपुर गढ़ी से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित कर दी। 1358 याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? श्रीनगर गढ़वाल है। ठीक है, 1358 में श्रीनगर में स्थापित कर दी। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद, राजप्रासाद बोलते हैं राजमहल को, ठीक है, देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया और अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। क्या की? आपको पता होगा, यहाँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अगर जब आप जाते हैं जगह जगह आपको जो मंदिर मिलेंगे देवी के, वो क्या मिलेंगे? राजराजेश्वरी मंदिर, है ना, माता राजराजेश्वरी। चलो, देवलगढ़ में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में, कानों में कुंडल पहने और सर पर पगड़ी बांधे एक चित्र मिला है। क्या मिला है? देवलगढ़ से अगर उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, माना कि अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में, कानों में कुंडल पहने, सर पर पगड़ी बांधे एक चित्र कहां से प्राप्त हुआ है?
आंसर देवलगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये गोरखनाथ पंथ के अनुयायी हो गए थे। क्या हो गए थे? गोरखनाथ पंथ के अनुयायी हो गए। तो आपने क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, अजय सिंह बिष्ट जी, और जिन्हें क्या बोलते हैं, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, है ना, वो भी गोरख पंथ से संबंधित है। ये पता है आपको? आपने अगर उनकी पहली बार जब सांसद बने थे, बहुत छोटी उम्र के थे, जब आप उनको देखेंगे तो संस्कृत में उन्होंने क्या किया था, क्या किया था, जो शपथ ली थी वो संस्कृत में ली थी। तो उस समय उनका जो वेशभूषा अगर आप देखेंगे तो कानों में क्योंकि जो नाथ पंथ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुंडल पहनते हैं बड़े बड़े, आदेश गुरु का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदेश। गुरु की महत्ता है वहां पर बहुत ज्यादा। ठीक है, और गुरु गोरखनाथ, पता ही आपको, गोरखपुर जो भूमि है, गुरु गोरखनाथ की भूमि जो है वो कौन है? ठीक है, ऐसे ही मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि मत्स्येंद्र नाथ पर आपने क्या करना, मुझे 125 शब्द बताने हैं, कौन थे मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, चलो, तो गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। ठीक है, इसका मतलब अजयपाल क्या हो गए थे, गोरखनाथ पंथ के अनुयायी हो गए थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, परमार वंश के 42वें राजा सहजपाल, कौन? सहजपाल अकबर के समकालीन थे, कंटेम्पररी किंग ऑफ अकबर, सहजपाल। जो परमार वंश के 42वें राजा सहजपाल थे वो अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह, कौन? बलभद्र शाह परमार शासक बने, जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। क्या जोड़ी? शाह की उपाधि जोड़ी। बलभद्र शाह के बाद यह उपाधि परंपरा में क्या हो गई? हाँ, तो जैसे आप सुनते हैं कि आपने सुने होंगे जो नए नए लास्ट के राजा, मानवेंद्र शाह के बारे में सुना होगा आपने, है ना, उससे पहले नरेंद्र शाह के बारे में सुना होगा आपने, प्रताप शाह के बारे में सुना। शाह क्या है? इनकी उपाधि है। ठीक है, तो पहली बार जिन्होंने उपाधि धारण की थी शाह की, वो कौन थे? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह के बाद कौन आए? मान शाह आए। 1561 से 1611 ईस्वी में उन्होंने शासन किया। इनके शासन काल में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार असफल आक्रमण किए। कितनी बार? 7 बार असफल आक्रमण किए ना, आक्रमण किए लेकिन असफल रहे। क्या रहे? मैंने आपको बता दिया, 52 ठकुरी राजा थे, सब आपस में क्या करते थे? लड़ते थे। क्या करते थे? लड़ते थे। कुमाऊं से भी, कुमाऊं के राजा और गढ़वाल के राजा के बीच में भी क्या होते रहते थे? युद्ध होते रहते थे। ठीक है, तो राजा हैं तो युद्ध तो करेंगे, साम्राज्यवादी, है ना। ठीक है, तो इनके शासनकाल में किनके? मानशाह 1561 से 1611, 1561 से 1611 में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार आक्रमण किए मगर असफल रहे। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया। मानशाह के उन सेनापति का नाम बताइए जिन्होंने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। आंसर नंदी। नाम आसान है याद करना, भगवान शिव के जो वाहन है वो भी कौन है? नंदी है। ठीक है, चलो, मानशाह के बाद 45वें शासक के रूप में श्याम शाह, कौन बने? श्याम शाह बने। ठीक है, सोना नहीं है भाई, बड़ा गौरवमय इतिहास है आपके राजाओं का, है ना, हमारे आपके। श्याम शाह शासन किया। इनके नाम के आगे क्या है? इनका नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में भी हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा किस परमार शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में हुआ है? आंसर 45वें शासक श्याम शाह। 45वें शासक श्याम शाह। श्याम शाह के बाद महिपत शाह शासक बने। कौन बने? महिपत शाह। गर्वभंजक उपाधि वाले महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, इनके 3 अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महिपति शाह वीर गति को प्राप्त हुए। कुमाऊं युद्ध में महिपति शाह वीर गति को प्राप्त हुए। देखो भाई, गर्वभंजक महिपत शाह की भी उपाधि बता रहा है और गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी की भी उपाधि है। इनकी है ना, माधो सिंह भंडारी जो वीर भड़ हुए, माधो सिंह भंडारी। मलेथा, कौन? जिन्होंने मलिथा में गूल का निर्माण कराया, नहर का निर्माण कराया। क्या कराया? ठीक है, और जो आपके उत्तराखंड में इगास मनाई जाती है दिवाली के 11 दिन बाद, क्यों मनाई जाती है? हाँ, तो गाना सुनिएगा कि 12 एन बगवाल माधो सिंह और 16 एन सराद माधो सिंह। मतलब तिब्बतियों के साथ युद्ध करते करते या जहां भी वो युद्ध में रत थे, 12 क्या चले गए? 12 बगवाल चली गई, मतलब 12 दिवालियां चले गई, 16 श्राद्ध चले गए। उनकी माताजी गाती हैं इस गाने को कि भाई मेरा माधो कहाँ गया, है ना। तो शेरों माकू शेर माधो सिंह,
शेरों में शेर कौन? माधो सिंह भंडारी। ठीक है, रणभूत नृत्य होते हैं इनके लिए। क्या होते हैं? हाँ, चलो जी। रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, इनके 3 क्या थे? अद्वितीय सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महिपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए, तो महिपति शाह के सेनापति थे ये। तो ऐसा हो सकता है कि महिपति शाह के सेनापति थे नंबर 1 माधो सिंह भंडारी, नंबर 2 रिखोला लोधी, नंबर 3 बनवारी दास। ठीक है, और नंबर 4 में हो सकता है हर्ष जोशी लिखा हो। तो आपने बोलना है कि नहीं, हर्ष जोशी नहीं थे। ठीक है, कौन थे? तो देखिए आपका नाम भी क्या हो गया? अमर कर दिया है ना, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास। ठीक है, चले जी आगे। महिपत शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह। कौन? पृथ्वीपति शाह। मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठे। पृथ्वीपति शाह, इनका नाम तो बहुत ही पॉपुलर, आपको पता ही है, क्यों है बताओ? हाँ, नहीं, जो इनकी मतलब जो राजमाता थी वो कर्णावती थी, और यही है नागकटी रानी, जिनके समय में क्या हुआ था? अरे नहीं भाई, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, है ना? किसका आक्रमण हुआ था? नवाजत खां का आक्रमण हुआ था। नवाजत खां के सेना के जो वो थे, सैनिक थे, उनके नाक कान काट दिए थे, इसलिए क्या कहा जाता है? नागकटी रानी। क्या कहा जाता है? महिपति शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह अपनी मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठे। 1635 में मुगल कौन? शाहजहां। कौन था उस समय? शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। कहाँ हमला बोल दिया? दून घाटी पर। गढ़वाल राज्य की संरक्षिका जो थी कौन थी? महारानी कर्णावती थी। उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से जो मुगल सैनिक थे, जो बच गए थे, पहले तो कईयों को मार दिया गया, लेकिन जो बच गए थे उनको पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए। इसके बाद महारानी कर्णावती को क्या, राजमाता कर्णावती को क्या बोला जाता है? नागकटी रानी। तो आपने ये भी ध्यान देना है कि जो कर्णावती हैं वो महिपत शाह की क्या थी? रानी थी। इनकी रानी थी? महिपत शाह की। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब पृथ्वीपति शाह के समय आपको पता है, जब पृथ्वीपति शाह थे तो उसी समय वो उधर कहाँ उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कई दिनों तक शाहजहां झरोका दर्शन में नहीं आया। क्या नहीं आया? झरोका दर्शन में दर्शन नहीं दिए शाहजहां ने। तो ये माना गया कि या तो शाहजहां के अंदर हत्या हो गई है या फिर शाहजहां को कैद कर दिया गया है। तो जो 4 लड़के थे, है ना, जिनमें 2 के नाम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब, है ना। तो अब चारों लड़के चल पड़े कहाँ? क्या करने के लिए? गद्दी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और इसमें जो 2 मेन है वो दारा शिकोह और औरंगजेब है। और दारा शिकोह भी क्या होता है? हार जाता है। बाद में औरंगजेब क्या करता है? दारा शिकोह की हत्या करवा देता है, हाथों के पैरों तले छुपा देता है। ठीक है, उसके बाद दारा शिकोह के जितने भी ये उसके भाइयों के बच्चे वगैरह थे, उनको क्या कर देता है? मतलब कईयों को मार दिया जाता है, कईयों को कैद कर दिया जाता है। तो दारा शिकोह का एक पुत्र होता है सुलेमान शिकोह, वो भागकर कहाँ आता है? पृथ्वीपति शाह के समय में श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने आता है। तो फिर भाई औरंगजेब था इधर, है ना। भारत का जो बादशाह था वो कौन था? औरंगजेब ने खबर भिजवाई पृथ्वीपति शाह को कि भाई हमारा वो है वहां पर, भेजो उसको। उन्होंने कहा नहीं भाई, शरण लेने आ रखा शरणार्थी, हम नहीं भेज सकते। और मुगल सैनिक अभ्यस्त थे नहीं पहाड़ों पर लड़ने के लिए। ऐसे थोड़े थी, ये तोता घाटी से थोड़े जाती थी रोड, जंगल ही जंगल था पूरा। इवन जहां पे आप बैठे हैं ये भी पूरा जंगल था। ठीक है, तो बड़ा कैसा दुर्गम क्षेत्र था ये। तो मुगल सैनिक भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ बता देता हूं। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया। क्या दिया? अपने यहाँ आश्रय दिया, जिस कारण औरंगजेब नाराज हो गया। होता रहे, है ना, होता रहे भाई। पहाड़ी बुद्धि एक बार आ गई तो आ गई, आप होते रहो। अगर होंगे बादशाह होंगे तो कहाँ के होंगे? हिंदुस्तान के बादशाह होंगे। ठीक, तो बाद में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने, ये थोड़ा बेकार था, मेदिनी शाह ने क्या इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शिकोह को दिल्ली भेज दिया। इस घटना के कारण पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह को राज्य से देश निकाला गया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। किसको? तो मेदिनी शाह को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि पिता की आज्ञा के विरुद्ध गया। और जो शरणागत था कौन? सुलेमान शिकोह, उसको सौंप दिया। औरंगजेब ने उसको मारना ही था। क्या करना था? तो इस्लाम में तो मैंने कहा नहीं, उत्तराधिकार तलवार के दम पर होता है, जो लास्ट में बचता वही उत्तराधिकारी होता है। तो मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। 1662 ईस्वी में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई।
पृथ्वीपति शाह ने अपने रहते हुए अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी पर बिठा दिया। किसको बिठाया? फतेह शाह को गद्दी पर बिठाया। चलो जी, गढ़वाल की दुर्लभ भौगोलिक, जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां, आज तो बहुत ऑल वेदर रोड हो गई। क्या हो गई? ऑल वेदर रोड हो गई, आप लोग आराम से आ जा पा रहे हो। पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी भाई, है ना। पैदल मार्ग था, चट्टियां होती थी। जब आप उस तरफ जाते हो, लक्ष्मण झूला, राम झूला या जानकी सेतु पार करके, तो उधर से था रास्ता, जो तीर्थ का रास्ता था, बद्रीनाथ केदारनाथ अगर आपको जाना होता था तो उस तरफ रास्ता था। अब सड़क इस तरफ हो गई है ना। तो चट्टियां होती थी बीच में, तो सुना होगा आपने, गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी, तो पूरे वहां तक तो पहले बूढ़े लोग जाते थे यात्रा करने। कौन जाते थे? है ना। तो बल्कि अपना कई लोग तो श्राद्ध करके जाते थे, वापस आने की संभावना कम होती थी। ठीक है, पर चलो बधाई हो आपको, उत्तराखंड में क्या हुआ है, तीर्थाटन का एक नया पुत्र हुआ है जिसका नाम पर्यटन है। क्या है? पर्यटन। चलो ठीक है, चलो जी आगे। तो भाई गढ़वाल की जो दुर्लभ भौगोलिक स्थितियां थी, उसके कारण कई आक्रमणों के बावजूद मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। नहीं लड़ सकते थे मुगल सैनिक, आमने सामने वाली लड़ाई लड़ना जानते थे, और पहाड़ों पर तो आपको पता ही है वो अभ्यस्त नहीं थे लड़ने के। क्या यहाँ अभ्यस्त नहीं थे। फतेह शाह बहुत प्रतापी और कला प्रेमी शासक थे। नाथ पंथ पर इनकी अटूट श्रद्धा थी। इन्होंने आक्रमण करके सिरमौर, सिरमौर जानते हैं कहाँ? हिमाचल में महाराजा सिरमौर। कभी नाहन जाना, जब आप यहां से जाएंगे तो देहरादून, देहरादून से आप आगे जाएंगे तो क्या हरबटपुर, हरबटपुर से आगे जाएंगे तो पौंटा साहब, बड़े बड़े स्टेशन बता रहा हूं मैं। पौंटा साहब से आगे जाएंगे तो नाहन। ठीक है, तो वहां पर एक चौगान दिखेगा आपको, फील्ड दिखेगा, वहां पे दिल्ली गेट भी है। वहां के राजा ने बनवा रखा था, बताते थे दिल्ली दिखता है, भगवान जाने, हमें तो नहीं दिखा। ठीक है, तो वहां पर हुआ था महाराजा सिरमौर का राज्याभिषेक, उस चौगान पर। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। हमारे जो पूर्वज थे वो उनके क्या थे, क्या बोलते हैं उनको, राजपुरोहित। क्या थे? मेरे पूर्वज उनके राजपुरोहित थे, महाराजा सिरमौर के। ठीक है, चलो। तो इन्होंने आक्रमण करके सिरमौर राज्य के पौंटा व जौनसार को जीत लिया। जौनसार वाला क्षेत्र पता है आपको? कालसी है, त्यूणी, सैया, चक्राता, जहां भी आप जाएंगे तो समझ लीजिए आप कहां पर हैं, जौनसार में। ठीक है, जौनसार को जीत लिया। सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? तो फिर क्वेश्चन बनेगा, फतेहपुर नामक नगर किसने बसाया? आंसर फतेहपुर ने, फतेह शाह ने, सॉरी, फतेहपुर नामक नगर किसने बसाया? फतेह शाह ने। श्री सुरेशानंद बर्थवाल, श्री खेतराम धसमाना, श्री रुद्रदत्त किमोठी, कमोठी लिखा हुआ, किमोठी होना चाहिए। किमोठा एक जगह पड़ती है नागनाथ पोखरी वाली रोड पर। ठीक है, तो किमोठा के लोगों को क्या बोला था? किमोठी। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कमोठी लिखा हुआ है। श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री वासवानंद भौगणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला, श्री हरिदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में विराजने वाले 9 रत्न थे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपने 9 रत्न याद किए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, एक बार आपने नवरत्न याद किए अकबर के, अब आपको फतेह शाह के दरबार के नवरत्नों को भी क्या करना पड़ेगा, 9 ज्वेल्स ऑफ फतेह शाह। तो ठीक है, श्री सुरेशानंद बर्थवाल जी, श्री खेतराम दसमाना जी, श्री रुद्रदत्त किमोठी जी, श्री हरिदत्त नौटियाल जी, श्री बासवानंद भौगणा जी, श्री शशिधर डंगवाल जी, है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शशिधर डंगवाल। ठीक है, और ढूंढना किस क्षेत्र में है, ठीक, शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला और श्री कीर्तिराम कंठोला, श्री हरिदत्त थपलियाल, ये क्या थे, नवरत्न थे। ठीक है, फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि सिख धर्म में क्या हुआ था, सिख धर्म में गुरु परंपरा में ही एक गुरु के पुत्र थे, कौन, राम राय। कौन थे, गुरु राम राय जी। गुरु राम राय, क्योंकि औरंगजेब से चल रहा था उस समय, तो गुरु राम राय जी को भेजा गया। गुरु राम राय जी ने क्या कर दिया, चमत्कार दिखा दिए। किसको, औरंगजेब को। चमत्कार दिखाना मना था भाई, क्या था, चमत्कार दिखाना सिख धर्म में क्या है, मना है। तो क्या किया गया, गुरु राम राय जी को गुरु गद्दी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद दूसरे जो उनके भाई थे या जो भी थे वो गुरु बने। ठीक है,
तो गुरु राम राय जी ने क्या किया, डेरा डाला, कहाँ, देहरादून में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, देहरादून। देह त्यागी तो देहरादून। फिर राजमाता पंजाब कौर, उन्होंने एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया था वहां पर, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली जगह को क्या बोलते हैं देहरादून में, बताओ, झंडा का मेला लगता है जहां पर, उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताइए जल्दी। झंडा मेला कहां पर लगता है मेन, ठीक है। तो किसने आमंत्रण दिया था गुरु राम राय जी को, तो आंसर फतेह शाह ने। फतेह शाह ने गुरु राम राय जी को आमंत्रण दिया, उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। इतना समझ में आ गया। फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताइए मुझे जहां पर झंडा जी का मेला लगता है, जहां पर माता पंजाब कौर ने गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। कौन सा वाला, रेलवे स्टेशन के जहां से ठीक सामने, बिल्कुल देहरादून में। तो फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण और वैभवशाली था। इनके समय गढ़वाल व कुमाऊं के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में कौन बने, ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे, ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री हर्षदेव जोशी, कौन, हर्षदेव जोशी। अब समझ में आ गया क्यों बोला था मैंने हर्ष जोशी। तो हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया। किसने किया, हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त करके अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मलेरिया के कारण किस परमार शासक की मृत्यु हुई, आंसर बताइए, ललित शाह। किसकी, नहीं, कुमाऊं मृत्यु, मलेरिया से मृत्यु किसकी हुई भाई, कि प्रद्युम्न शाह की। भाई ये तो 1772 की बात चल रही है। प्रद्युम्न शाह, एक प्रद्युम्न शाह आपके, अच्छा हाँ ठीक है, उसका प्रद्युम्न शाह बने। ललित शाह जी की मृत्यु हो गई किससे, मलेरिया से, है ना। ठीक है, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं पर शासन कर रहे थे और ललित शाह वापस आते हुए मलेरिया के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये जो क्षेत्र है ना, जब टिहरी से किसी को देश निकाला दिया जाता था तो ये जो ऋषिकेश में ढालवाला 14 बीघा है ना, ये जो क्षेत्र है ये देश निकाला माना जाता था, ये पता है आपको। इसीलिए जिन्हें कुष्ठ रोग होता था तो उनके लिए कुष्ठ रोग कॉलोनी आज भी है ढालवाला में। इस तरफ 14 बीघा ढालवाला मुनि की रेती में अगर आप देखेंगे तो कुष्ठ रोग अगर किसी को हो गया तो ये बीमारी असाध्य मानी जाती थी उस समय, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता था, कुष्ठ रोग जो कॉलोनी है वहां भेज दिया जाता था। या जो देश निकाला है तो उसको, जैसे दीवान लॉज, चक्रधर जुयाल को भी कहाँ भेजा गया, यहीं भेजा गया, जिनके नाम से क्या, दीवान लॉज। तो यहाँ पहले बहुत मच्छर होते थे, दलदल होता था यहाँ पर, क्या होता था, है ना। और अधिकतर लोग यहाँ पर किससे मरते थे, मलेरिया से मरते थे। पर आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया यहाँ पर जिसकी वजह से मलेरिया अब नहीं हो रहा है। चलो, तो जी किसकी मृत्यु हो गई, मलेरिया से ललित शाह की मृत्यु हो गई। वो प्रद्युम्न शाह कहाँ चले गए, कुमाऊं की गद्दी पर बैठ गए। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र कौन बने, जयकीर्त शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। जयकीर्त शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न शाह से शत्रुता रखते थे और उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा उन्होंने। तो प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण करके श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया। कितने वर्ष, और फिर कुमाऊं लौट गए। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयकीर्त शाह ने पुनः गढ़ राज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछेगा रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है, आंसर देवप्रयाग में है। कहाँ पर है, देवप्रयाग, जिसका पुराना नाम सुदर्शन क्षेत्र भी है, जहाँ कौवे नहीं पाए जाते, जहाँ सास और बहू का संगम होता है। सास कौन, भागीरथी, बहू कौन, अलकनंदा, संगम होता है, ठीक है जी। तो रघुनाथ जी के मंदिर में किस परमार शासक की मृत्यु हुई थी, आंसर, आंसर रघुनाथ जी के मंदिर में, राम जी का मंदिर है रघुनाथ जी मंदिर देवप्रयाग में, किसकी मृत्यु हुई थी, जयकीर्त शाह, ठीक है, राजा जयकीर्त शाह। फिर
बड़े भाई जैकिर शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण क्या हुआ, गढ़वाल की स्थिति काफी खराब हो गई। सत्ता, मैंने कहा नहीं, गद्दी और सत्ता के लिए क्या होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, कुचक्र रचे जाते हैं, ठीक है। तो पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति क्या हो गई, काफी खराब हो गई। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थान पर पराजित हुए। कहां पर, लंगूरगढ़ के आसपास पराजित हुए। प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को क्या किया, प्रतिवर्ष 25,000 रुपए, उस जमाने में कितने, 25,000 रुपए देने का मतलब देते रहने का वचन दिया, जिससे वे पुनः आक्रमण न करें। लेकिन 1803 में मैंने बता दिया आपको, गढ़वाल में बड़ा भूकंप आया। जो केंद्र था बद्रीनाथ था। रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप, कितने का, 9 का भूकंप। और जब 9 का भूकंप आता है तो मकान क्या, बुनियादें ऊपर दिखती हैं और मकान नीचे दिखते हैं, इतना ज्यादा होता है 9 का भूकंप। तो क्या हुआ, 75% जनसंख्या मर गई, 25% जनसंख्या बची। उसके बाद नेपालियों ने क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। उनके अत्याचार पूर्ण शासन को क्या कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। तो उनका एक कंसेप्ट ये भी था कि जो नई जनरेशन थी उनको क्या करते थे, मारा जाता था। ओखली में बच्चों को क्या करते थे, सिर ओखली में कूटा जाता था उनका, ताकि जो स्वस्थ जवान थे उनसे काम कराया जाता था, और जो बच्चे थे उनको, ताकि उनका मानना ये था कि अगली जनरेशन को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ये जनरेशन हमारी गुलाम रहेगी, काम करेगी, उसके बाद बूढ़े होके मर जाएगी, यहाँ पर हमारा शासन रहेगा। लेकिन मैंने बताया आपको, प्रद्युम्न शाह ने तो लड़ना ही था। खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुआ, लड़ाई हुई, और प्रद्युम्न शाह क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। खुड़बुड़ा मोहल्ला है आज भी देहरादून में, है ना, खुड़बुड़ा मोहल्ला बोलते हैं उसको। तो प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देते रहने का वचन दिया, जिसे पुनः आक्रमण न करें। लेकिन गढ़वाल पे क्या आया, 1803 में बड़ा भूकंप आया। आंतरिक गुटबंदी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व और गृह युद्ध को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा, कौन, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चातुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया, मार काट किया, और इसके बाद काफी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युम्न शाह गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए, मैदान मतलब देहरादून की तरफ चले गए, और वहां पर प्रद्युम्न शाह ने क्या किया, सहारनपुर में अपने आभूषणों और बहुमूल्य सिंहासन को बेचकर सेना को पुनर्संगठित किया। 14 मई 1804, डेट याद रखनी है आपने, देहरादून में खुड़बुड़ा के युद्ध में, 14 मई 1804 देहरादून में खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का आक्रमण हो गया, ठीक है। नेपाल के जो मूल निवासी हैं उन्हें नेपाली कहा जाता है, जो भारत में हैं हमारे लोग उन्हें गुरखाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो कई पीढ़ियों से, 4-5 पीढ़ियों से, हो सकता है 1814 से या उससे पहले से जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, गुरखाली, ठीक है। और हमारे देश में गुरखा रेजिमेंट भी है, ये पता है। उस जमाने में जब 1814 में युद्ध हुआ तो मैंने कहा आपको कि अंग्रेज इतने प्रभावित हुए गुरखाओं से कि उन्होंने नई रेजिमेंट का क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े साहसी कौम है ना, इनको क्या करना चाहिए, सेना में होना चाहिए। तो फिर नेपाल के साथ जो संधि हुई थी उसमें एक संधि की एक शर्त ये भी थी कि आप हमारी सेना में क्या करेंगे, अपने लोगों को भर्ती करेंगे। तो तब से लेके आज तक क्या है, गुरखा रेजिमेंट है। और पहाड़ों पर जो हायर हिमालय होता है वहाँ पर लड़ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, है ना, और डोगरा रेजिमेंट। ये सब क्या है, पहाड़ों पर लड़ने वाली। और एक और होता है टूटू, तिब्बती, है ना। चलो जी, तो फिर और मानेक शाह पर एक मूवी बनी है, लोग नहीं देख रहे हैं, देखनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। पहले फील्ड मार्शल थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। क्या है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है, होता है ऐसा, ठीक है। धन सिंह थापा थे एक वीर, मतलब परमवीर चक्र विजेता, कौन, तो कभी पढ़ना उनकी जीवनी पढ़ना। धन सिंह थापा भारत चीन युद्ध में इतनी बहादुरी से लड़े और साथ वालों को लगा कि मर गए,
और धन सिंह थापा को पकड़ कर ले गए कौन? चीनी। अब क्या होता है, नेपाली, और क्योंकि हिंदू राष्ट्र क्या था नेपाल, तो जो गुरखाली हैं वो भी पूरी हिंदू परंपराएं होती हैं, तो उनका क्या कर दिया गया भाई, 13वीं भी हो गई, श्राद्ध एक साथ, मतलब वो भी हो गया, सब हो गए उनके सारे। बाद में फिर ट्रीटी वगैरह जो होती है, फिर धन सिंह थापा फिर वापस आए। क्या आए? वापस आए। तो कहा जाता है कि उनके मुंडन संस्कार से लेके, कर्ण भेद से लेके, जितने भी संस्कार होते हैं ना, शादी भी मतलब पूरे वो करने पड़े फिर दोबारा, क्योंकि उनका तो कर दिया था, पिंडदान वगैरह सब हो गया था, पितरकूड़ा, समझते हो। तो वापस आ गया एक आदमी, तो कहा जाता है जब वो वापस आए तो कई लोग बेहोश हुए कि भाई ये भूत कहाँ से आ गए, है ना। तो धन सिंह थापा, बचपन में मिला था मैं उनसे, छोटा था मैं उस समय, परमवीर चक्र विजेता। 26 जनवरी की परेड में टेडी हैट पहने हुए जो सबसे आगे चलते थे, जब हम छोटे थे तो हम उनको देखने के लिए जरूर बैठते थे टीवी के सामने कि आज कौन मिलेंगे, धन सिंह थापा दिखेंगे। चलो, बाकी हमारे यहाँ से तो पता है ना आपको, पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, 4 कुमाऊं रेजिमेंट, कौन? फिर एक मेजर शैतान सिंह, है ना। तो ये सब लोग, मतलब मैंने कहा पहले से ही वीरों की भूमि रही है। अगर आप विक्टोरिया क्रॉस सोचो, विक्टोरिया क्रॉस पता है आपको, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था ब्रिटेन का। तो कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था? पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था बताओ भाई। आपने वहां फोटो खींची थी, क्या लिखा हुआ था नाम? अरे एक भाई, 2 लोगों को मिला था विक्टोरिया क्रॉस, एक गब्बर सिंह नेगी थे, एक दरबान सिंह नेगी थे। तो पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? दरबान सिंह नेगी थे। उल्टा आंसर मत दो। पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? ये क्वेश्चन बना हुआ ग्रुप सी में, दरबान सिंह नेगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, लिखा है दरबान सिंह नेगी जी, गब्बर सिंह नेगी। एक बार बुक में चेक कर लीजिए भाई। मतलब उत्तराखंड में प्रथम पढ़िए भाई, क्योंकि मैं उसके बाद एक कहानी बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा याद रहेगा। इनमें से है पहले हाँ, दरबान सिंह नेगी है ना, किताबों में तो दरबान सिंह नेगी लिखा हुआ भाई। और जो आपके ये भद्रकाली जाते हुए जो बोर्ड लगा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ? अब हाँ वो लिखा हुआ, तो ये तो गलत, उनकी तो डेट ऑफ बर्थ भी गलत लिखी हुई, भद्रकाली जाते हुए जो गेट है ना। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र एक बार देख लेते हैं भाई, किताब क्या बता रही है, किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें से। हाँ जी, राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता दरबान सिंह नेगी 1914। कौन? दरबान सिंह नेगी। अब इन 2 में से क्या था कि किसी की पत्नी, क्योंकि भाई ये ऐसे थोड़ा कि बहुत बुढ़ापे में मरे, जवान 21 साल 19 साल में मेरे ख्याल से क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब वो विक्टोरिया क्रॉस, सुनिए, उत्तराखंड में एक स्यूण सांगल होता है, पाखला पहनते थे लोग, पाखला समझते हो, ऊन का काला बना हुआ होता था, उसको पहनती थी महिलाएं, घास लेने जाती थी। तो यहाँ पे एक स्यूण सांगल की जगह विक्टोरिया क्रॉस लगा के जा रही थी। क्या लगा के जा रही थी? और बगल से क्या हो रहा था कि एक अंग्रेज रेजिमेंट जा रही थी, तो सबने सैल्यूट किया। तो सैल्यूट किया तो उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्यों सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्यूण सांगल की जगह क्या लगा रखा उन्होंने, मतलब ज्ञान नहीं था उतना कि क्या चीज है ये। तो तब पता चला, तब बताया गया उन्हें कि भाई ये विक्टोरिया क्रॉस है, इसे संभाल के रखो, क्या करो, ये बहुत बड़ी चीज है उस जमाने में। ठीक है, चलिए आगे। मतलब पूरी रेजिमेंट खड़ी हो गई सैल्यूट करने के लिए, आप खुद सोचो ना। चलो जी, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि देहरादून में खुड़बड़ा के युद्ध में क्या हुए, निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा, गोरखाओं ने क्या किया, कुमाऊं पर 25 साल तक शासन किया, लेकिन गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक शासन किया। कितना? क्योंकि देखो कुमाऊं में क्या हुआ था कि आखिरी चंद शासक कौन था, आखिरी हवाला बाग का युद्ध हुआ था, महेंद्र चंद अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद कब पराजित हो गया था? 1790 में। 1790 में, तो 1790 से लगा लो आप 1814-15 तक,
तो लगभग 25 साल शासन किया, लेकिन गढ़वाल पर 1803 में आक्रमण किया तो लगभग 10.5 वर्ष शासन किया। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि कुंवर प्रीतम शाह थे, उनको तो पकड़ कर ले गए, वो कहाँ, काठमांडू, ठीक है। यहां बच गए कौन, सुदर्शन शाह। वो हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने क्या किया, हेस्टिंग्स से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी, फिर याद करना है, हेस्टिंग्स से सहायता मांगी। हेस्टिंग्स ने कहा ठीक है, अंग्रेज थे, पता था, बाद में हम, पहले बोला फ्री, पहले क्या बोला, फ्री में करेंगे हम सहायता, बाद में फिर पैसे मांगे। पैसे थे नहीं, तो क्या देना पड़ा, एक पूरा क्षेत्र देना पड़ा, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, पौड़ी कहा गया जिसको। और मैंने आपको बताया कि श्रीनगर भी किस में पड़ता था, पौड़ी में पड़ता था, इसलिए राजधानी चेंज करनी पड़ी, बाद में टिहरी ले जानी पड़ी, त्रिहरी, ठीक है। तो हेस्टिंग्स से अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी गई। युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। लगभग 10.5 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में क्या हुआ, परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर त्रिहरी या टिहरी, टिहरी का नाम क्या है, त्रिहरी, टिहरी ले जाने के लिए दिसंबर 1815 में टिहरी की नींव रखी। दिसंबर 1815 में कितना महान ज्योतिष रहा होगा, जो महान ज्योतिषाचार्य थे उस समय के राजा के, उन्होंने कहा कि महाराज ये नगर बसा तो रहे हो आप, इसकी जो पत्री है उसमें लिखा हुआ कि ये डूबेगा, क्या होगा। तो राजा ने कहा भाई ऐसे कैसे डूबेगा, तो महल क्या किया गया, बहुत ऊंचाई पर बनाया गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी डूबेगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे डूबेगा, ऐसी कौन सी बाढ़ आएगी। तो देखो कितने साल बाद, 1815 से, और लगभग कब, जब T1 T2 खुल गई, जब टिहरी डैम क्या, जब टिहरी की झील क्या होने लगी, बनने लगी, तो आपको वो डेट बतानी है। एग्जैक्ट उतना ही बताया था कि इतने वर्षों बाद टिहरी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। ज्योतिष की गणना समझ में आ रहा है। तो टिहरी एक दिन क्या हो गया, जलमग्न हो गया। आज टिहरी नगर जो है वो कहाँ है, झील के नीचे। कहाँ है, झील के नीचे। कभी कभी मेरे ख्याल से पानी कम होता होगा तो शायद राजमहल का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट दिखता होगा, बाकी राजमहल भी डूबा हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि की गई। टिहरी में एक राजप्रासाद, पुराना दरबार का निर्माण कराया गया। सन 1824 में रवाई को भी टिहरी रियासत में मिला दिया गया। किसको, रवाई, है ना। दिसंबर 1814 में टिहरी रियासत में अंग्रेज सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बनाया गया, ठीक है। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे। कब बैठे, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था RO में कि अविभाजित क्या गढ़वाल के अंतिम नरेश कौन थे। तो मैंने आपको जिस दिन मैं पेपर में आंसर बता रहा था, तो इसका आंसर प्रद्युम्न शाह ही होता है, क्योंकि सुदर्शन शाह जो थे वो कुंवर थे, राजकुमार। उनका राज्याभिषेक बाद में हुआ। कब हुआ, बाद में हुआ। अब सुदर्शन शाह की भी मृत्यु होगी, अब कौन बने, भवानी शाह बने। भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे और 12 वर्ष राज्य करने के बाद दिसंबर 1871 में इनका देहांत हो गया। टिहरी के राजाओं को बुलंदा बदरीश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुलंदा बदरीश कहा जाता है। टिहरी के राज परिवार की महिलाएं नरेंद्र नगर में तिलों का तिल पीसती हैं और एक घड़े पर रखती हैं। वहां से एक यात्रा चलती है, चेला चेतराम धर्मशाला से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचती है। इसको बोलते हैं घाड़ू घड़ी यात्रा। क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन बना, घाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, आंसर नरेंद्र नगर से होती है। बद्रीनाथ में जो पहला दीपक जलता है वो उस घड़े के तेल से जलता है। किससे, जब कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ जी के, तो क्या होता है, पहला जो दीपक जलेगा वो राजा के राज परिवार की स्त्रियों द्वारा पीसे गए तिलों के तेल से जलता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, भवानी शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप शाह गद्दी पर बैठे। प्रताप इंटर कॉलेज सुना है आपने, टिहरी में, पुरानी टिहरी में था, अब नई टिहरी में भी होगा तो पता नहीं, लेकिन पुरानी टिहरी में था प्रताप शाह, ठीक है। गद्दी पर बैठे। इन्होंने टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाई। तो अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराने वाले कौन थे, आंसर प्रताप शाह थे, ठीक है। टिहरी में नया दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया गया और प्रताप नगर की नींव रखी गई। प्रताप नगर हिट नहीं हो पाया, लेकिन
आज ओबीसी क्षेत्र आता है, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, प्रतापनगर को क्या करना, ठीक है, लेकिन प्रतापनगर उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि वो चाह रहे थे। आसामिक मृत्यु बोल सकते हैं, या हो सकता है धन का अभाव, वैसे धन का तो क्या अभाव होना राजा को। चलो 1869 में प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। कीर्तिनगर सुना है, जब आप श्रीनगर जाते हैं तो पुल पार करने से पहले बाईं तरफ कीर्तिनगर पड़ता है। कीर्ति शाह, कौन से, कीर्ति शाह, उन्हीं के नाम पर कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। 1886 से 1898 तक कीर्ति शाह ने मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। क्वेश्चन बना हुआ था, हाँ, मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। ध्यान रखना, इनके जो वैवाहिक संबंध होते थे राजस्थान, नेपाल, कहाँ, राजाओं के जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो राज परिवारों में ही होते हैं। तो या तो नेपाल की राजकुमारी आती थी, या राजस्थान की राजकुमारियां, या यहाँ की जो राजकुमारियां होंगी वो नेपाल, या ठीक है ब्लू ब्लड नोबल्स, है ना। चलो जी, अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया। किसको, कीर्ति शाह को। तो कीर्ति शाह की एक उपाधि क्या है, कंपेनियन ऑफ इंडिया। क्या है, कंपेनियन ऑफ इंडिया। ये मिली इन्हें 1898 में। डेट भी याद कर लेना भैया ग्रुप सी के लिए, लोक सेवा आयोग नहीं पूछता है डेट, लेकिन ग्रुप सी में पूछा जा सकता है। और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1900 में जब ये ब्रिटेन गए तो इन्हें 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है, छोटे से छोटा ही हो गया एक तरह से ब्रिटेन के सामने से। और टिहरी रियासत क्या हो गई, उसका क्षेत्र जो है काफी छोटा था, ठीक है। 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया। ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं के जानकार थे। इनके कुछ प्रमुख कार्य, पहली बार टिहरी में बिजली की व्यवस्था की, किसने, कीर्ति शाह ने, ठीक है। टिहरी में प्रताप स्कूल और हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। जो प्रताप स्कूल है वो इन्होंने अपने पूर्वजों के याद में प्रताप स्कूल की क्या की, स्थापना की। किसने, सर कीर्ति शाह ने। किसने, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, किसने, कीर्ति शाह ने। टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट। टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना करने वाले टिहरी के राजा कौन थे, कीर्ति शाह थे। टिहरी में प्रेस और ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला, जहां से किसका अध्ययन किया जाता है, ऑब्जर्वेटरी समझते हैं, जहां से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी। यानी टिहरी में प्रेस की स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस जिसे बोलते हैं। टिहरी में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की, ठीक है। उत्तरकाशी में एक कुष्ठ रोग आश्रम की स्थापना की। कुष्ठ बोलते हैं लेप्रेसी को, किसको बोलते हैं, लेप्रेसी, ठीक है, आश्रम की स्थापना की। इन्होंने अपनी प्रतिभा से एक हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया। 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो गई, सर कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। कौन बैठे भाई, नरेंद्र नगर याद है, यहीं ऊपर तो है आपके, मैंने बताया था। नरेंद्र नगर में अगर आप देखोगे उस पैटर्न को, और आप जब जयपुर जाओगे पिंक सिटी में, तो जयपुर में तो बहुत अच्छे तरह से कंस्ट्रक्शन कर रखा। यहाँ के राजा के पास उतना धन नहीं था शायद, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने एक लंबाई में जो दुकानें हैं, बरामदा है, ऊपर आवास है, वो जो पैटर्न ले रखा उन्होंने, वो कहां से ले रखा, जयपुर से, पिंक सिटी जयपुर से, ठीक है। तो नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, सर और KCSI आदि उपाधियों से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल, सर और KCSI आदि उपाधियों से सम्मानित किया। 1921 में इन्होंने नरेंद्रनगर का निर्माण कराया और 1925 में यहाँ निवास करने लगे, जहाँ पे आनंदा होटल देखा होगा आपने, है ना, तो वहां पे देखना आप। नरेंद्रनगर को मैदान से जोड़ने के लिए सड़कों व पुलों का निर्माण कराया भाई इन्होंने। क्या किया, सड़कों और पुलों का निर्माण कराया। शिक्षा के प्रसार के लिए कई विद्यालयों की स्थापना करवाई। रवाई गोली कांड 1930 और श्रीदेव सुमन, कौन, श्रीदेव सुमन जैसे ही नाम आएगा 25 मई और 25 जुलाई, ये दो डेट याद रखनी है। एक उनकी क्या है, जन्म तिथि, कब हुआ था जन्म, तुक्के नहीं, कंफर्म 25, जन्म कब हुआ होगा,
जन्म कब का है? 25 मई, है ना, 25 मई 1916। गांव ये वही है, जौल गांव टिहरी, ये वही है 84 दिन की भूख हड़ताल करके राजशाही के विरुद्ध क्या करने वाले, आवाज उठाने वाले, राजा से लोहा लेने वाले। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या बताया जाता है कि तब भी नहीं मरे थे, मारा गया। किसको? ठीक है, श्रीदेव सुमन शहीद होने की घटना इन्हीं के काल में हुई थी। ठीक है, सुमन दिवस मनाया जाता है इनकी याद में। इनकी बेड़ियां आज भी हैं रखी हुई संग्रहालय में। ठीक है, जिन बेड़ियों से बांधा गया था इन्हें। ठीक है जी। और नरेंद्र शाह की मेरे ख्याल से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी एक तोते के कारण। एक प्रिय तोता था उनका, कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। नरेंद्र शाह के बाद 1946 में मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। 1946 में मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण राज्य में उठ रही मांग को देखते हुए इन्होंने 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता प्रदान की। परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा और एक राजा, एक सदस्य टीरी नरेश द्वारा मनोनीत किए गए। अंतरिम सरकार के गठन के लिए 17 महीने बाद 1 अगस्त 1949 को टीरी रियासत का भारत में विलय हो गया। इस डेट को 3 बार याद कीजिए, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और टिहरी कब आजाद, मतलब विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया। ठीक है, परमार राजाओं के काल में क्या क्या? मानोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय, ठीक है, आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय का काव्य मानोदय है। आपने इसको याद करना है। मानोदय काव्य की रचना किसने की? आंसर राजा मानशाह। राजा मानशाह, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। किसने की थी? सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानोदय है, जिसकी रचना किसने की थी? भरत कवि ने। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार 7 खंडों में है। कितने में? सभासार 7 खंडों में है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हल्का हल्का जिसे बोलते हैं। इसी के बीच में से देखो ना 2-3 क्वेश्चन आपके गुलेरिया वाला बन गया, राजमाता गुलेरिया। एक क्वेश्चन कौन सा बना? वो प्रद्युम्न शाह वाला कि अंतिम आरओ में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत डीप नहीं पूछा हुआ लोक सेवा आयोग ने, लेकिन मैंने कहा यूके ट्रिपल एस से डीप पूछेगा। इसी के साथ साथ आपने क्या करना, और थोड़ा अध्ययन करना डीप। ये तो रिवीजन चल रहा है मोटा मोटा। ठीक है, दूसरे के मुंह से सुनकर क्या होता है? याद होता है। क्या होता है? याद होता है। कितने मिनट? ठीक है, बंद।